देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल ऑनलाइन स्टडी पोर्टल के माध्यम से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चे निःशुल्क एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी के दौरान कई विद्यालयों में कई इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासें बंद हैं। नाम के विद्यालय खुले हैं लेकिन क्लासें बंद हैं, लेकिन हमारे यहाँ से बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी चार्जेस के आप लोग लगातार स्टडी कर पा रहे हैं। तो बस आपसे एक अनुरोध है कि आप यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो आप मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करें ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों तक अपनी इस निःशुल्क एजुकेशन को पहुंचा सकें। ठीक है, देखते हैं पहला सेट। इसमें हम लोग 2020 पूरा दे चुके हैं, आपको 2019 पूरा दे चुके हैं, 2018 पूरा दे चुके हैं, 2017 का 5वां सेट है, 2 और बचे इसके, वो भी आपको 1 या 2 दिन में पूरे प्राप्त हो जाएंगे। तो सभी बच्चे लगातार तैयारी करें ताकि अच्छे नंबरों से आप लोग पास हों। पहला प्रश्न इसमें देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी। तो इसका ये चित्र दिया गया है। यदि ये वस्तु फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखी है, ये आपका प्रकाशीय केंद्र है और ये फोकस के मध्य में यदि वस्तु रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। सॉरी, इसमें नहीं, ध्रुव तथा फोकस के मध्य नहीं होगा। या फिर किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित का मतलब दूसरी ओर प्रतिबिंब बन रहा है और सीधा बन रहा है तो वस्तु की स्थिति पूछ रहा है। वस्तु की स्थिति आपकी फोकस दूरी मतलब फोकस बिंदु हमारा ये दिया गया है तथा ध्रुव आपका ये है दर्पण का, तो इनके मध्य में होगी, तो आपका विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका होता है। ये तो सब जानते हैं, टंगस्टन का ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहता है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो मैं बता दूं, किसी भी श्वेत प्रकाश को यदि आप प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे नीचे जो रंग होता है जिसका विचलन सबसे अधिक होता है उसका अपवर्तनांक भी सबसे अधिक होता है। तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक भी सबसे अधिक ही होगा। अगला प्रश्न इसमें कहता है इसमें से कौन सा पद परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये आई आर स्क्वायर ये आपका वैद्युत शक्ति पी को प्रदर्शित नहीं करता, जबकि ये तीनों सूत्र आपके किसके हैं, पी के दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, कहता है संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो कोण आई का मान, कोण आई को आपतित कोण और कोण आर को अपवर्तित कोण भी हम कह सकते हैं। तो अपवर्तनांक का सूत्र आपको पता है, साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई का मान कितना है, 60 है, तो साइन 60 का मान √3/2। साइन 45 दिया गया है आपका आर का मान, तो साइन 45 का मान 1/√2। यदि आप इसको हल करते हैं तो आपका मान निकल कर आएगा n बराबर √3/2। ये पूरे में अंडर रूट है, मैं आपको बता दूं, आधे में नहीं है, पूरे में अंडर रूट है। अब ना समझ में आया हो तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ पर √3/2 हो जाएगा और ये जो अंडर रूट है सबसे ऊपर पहुँचेगा तो ये √2/1 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम √2 का परमेयकरण करते हैं तो ये कट जाएगा। ठीक है, जब ये कट जाएगा तो नीचे आपका √2 आ जाएगा। तो √3/√2 है, जिसे हम लोग एक ही अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है किसी निकटदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति। तो निकटदर्शी दोष मैंने आपको बताया भी था इसके पहले सेट में। निकटदर्शी दोष आ जाए तो मैक्सिमम टाइम आपका यू का मान 0 हो जाता है और वी का मान कितना दिया गया इसमें, -80 दिया गया है। तो जो वी का मान होगा वही आपका एफ का मान हो जाता है, तो एफ भी कितना हो जाएगा, -80। अब आपको क्षमता निकालनी है तो पी बराबर होता है 1/f या 100/f। यदि सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 100/f, मीटर में पूछा जाए तो 1/f। तो सेंटीमीटर में निकालते हैं 100/f, तो 80 का भाग 100 में देंगे तो आ जाएगा हमारा -1.25। अगला प्रश्न है, कहता है संलग्न परिपथ में प्रवाहित धारा आई का मान ज्ञात कीजिए।
तो इसमें देखिए ये दो प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में। और जब हम इनको समांतर क्रम में हल कर लेंगे तो ये इसके साथ किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो पहले हम समांतर क्रम हल करते हैं। ये हल हो गया हमारा 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पर 2/2 आएगा, हल करेंगे तो हमारा 1 ओम आ जाएगा। अब 1 ओम और 4 ओम इसको श्रेणी क्रम में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 ओम। ठीक है। अब हमें धारा निकालना है तो हम पहले V का सूत्र लगाएंगे, विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, V बराबर IR या फिर I बराबर V/R। यहाँ पर हमने मान रखा V का मान 10, R का मान 5, तो हमारा 5 दूनी 10, हमारा I का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर। तीसरा प्रश्न है, इसमें कहता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सूत्र तो आपको पता है, F बराबर BI/L sin थीटा। तो आप बल को सभी के समानुपाती कर दीजिए, F समानुपाती B, F समानुपाती I, F समानुपाती L, F समानुपाती sin थीटा। इसे आप लिख सकते हैं किसी भी चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर इसमें चालक नहीं, इसमें कण बोला गया है। और कण के लिए ये फिर आपका फार्मूला गलत हो जाएगा जो बताया गया है, इसके लिए दूसरा होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये मिस्टेक हो गया है इसमें। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे F बराबर QVB sin थीटा। लिख लीजिए F बराबर QVB sin थीटा। यहाँ पर Q क्या है, कण का आवेश है, V क्या है, वेग है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, sin थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तथा कण के मध्य जो कोण होगा उसका है ये। अगला प्रश्न है हमारा 3 का खा। कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात करनी है और इसका हमें किरण आरेख भी बताना है। देखिए F का मान इसमें कितना दिया गया है, -15 दिया गया है। और U का मान कितना दिया गया है, -30 दिया गया है। और V का मान कितना दिया गया है, नहीं दिया गया है। V का मान हमें निकालना है तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इस दर्पण के सूत्र में हमने F का मान रखा, U का मान रखा, तो इसके बाद में हम V का मान आसानी से निकाल सकते हैं। V का मान देखिए 1/V बराबर 1 माइनस 2/30, मतलब यहाँ पे हम लासा लेंगे, 30 का लासा लेंगे तो 30 से कम 30 और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, तो हमारा 1 माइनस 2/30। इस प्रकार हम देखते हैं कि V का मान हमारा कितना आ गया, V का मान हमारा आ जाएगा -30। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। आवर्धन निकालना है तो आवर्धन का सूत्र लगा दीजिए आप, M बराबर I/O या -V/U। तो हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। I/O का मान 2 दिया गया है, V का मान -30 है, U का मान -30 है, 30 से 30 कट गया, हमारा I का मान आ गया -2। इसलिए हम कह सकते हैं प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर का बनेगा और वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका मैं एक देसी उदाहरण बता दूं आपको। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें से लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो सूर्योदय के समय जो लाल रंग होता है वो हमें सबसे पहले दिखाई देता है, तो वो कैसा होता है, लाल। तो हमें लगता है सूर्य लाल है। और जब सूर्य अस्त होता है तो भी लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो वो सबसे लास्ट तक दिखाई देता है, तो भी हमें कैसा दिखाई देता है कि सूर्य कैसा है, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय कैसा होता है, रक्ताभ मतलब लाल दिखाई देता है। इसको हम
विज्ञान की भाषा में भी देख लेते हैं इसकी परिभाषा को। ये देखिए लिखा है इसमें, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक दूरी तय करती हैं, जिसके कारण सूर्य के पास प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना होती है। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब लाल रंग सबसे कम फैलता है, अतः हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो ये दोनों के लिए है, सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों के लिए है। अगला प्रश्न है हमारा इसी में, कहता है 1 किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए और एक घर में प्रतिदिन 400 वाट के एक रेफ्रिजरेटर का 4 घंटे तक। बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अनसोल्ड यदि आपके पास है, मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। समय की समस्या है। यहाँ पर देखिए ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणित समय। ये आपका P बराबर W बराबर P इंटू टी, ये होता है सूत्र इसका। तो ऊर्जा को हम लोग, शक्ति को यदि हम 1000 में भाग दे दें, ठीक है, तो ये किलोवाट में बदल जाएगा। तो हमने 1000 का भाग दे दिया और सेकेंड में हमने 3600 का भाग दे दिया, तो ये घंटा में बदल जाएगा। तो ये किलोवाट में बदल गया, वो घंटा में बदल गया, तो क्या हो गया, किलोवाट घंटा। और आपको भी पता है किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, व्यय ऊर्जा की मात्रा हो जाएगी। तो यहीं से परिभाषा आपकी बन जाएगी कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा के उपकरण के 1 घंटे में उपयोग करने पर जितनी व्यय ऊर्जा की मात्रा होती है वो 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा के उपकरण के द्वारा 1 घंटे में जितने भी आप ऊर्जा व्यय होती है आपके माध्यम से, वो क्या कहलाती है, वही आपकी 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। ये परिभाषा सरल भी है आपकी। इसमें पूछा गया था आपका कुल व्यय ऊर्जा। तो इसमें देखिए 400 वाट के एक रेफ्रिजरेटर का 4 घंटे तक होता है। तो यहाँ पे हम 400 गुणे 4 कर सकते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर देखिए लिखा है 400 गुणे 4। और इसी प्रकार 2 गुणे 80 गुणे 12, यहाँ पर 2 क्या है देख लेते हैं। 80 वाट के 2 पंखों का 12 घंटे तक, मतलब 80 गुणे 2 गुणे 12, ये हमने 80 गुणे 2 गुणे 12 कर लिया। इसी प्रकार 100 गुणे 8 गुणे 5 आ गया आपका। ये कितने महीने पूछ रहा है, कहता है जून के महीने में। और आपको पता है जून के महीने में कितने दिन होते हैं, तो होते हैं 30 दिन। तो हमने 4 चौको 16, यहाँ पर 16 है आपका, 46 लिखा हुआ है, यहाँ पर 16 है, 1600 है। और यहाँ पर आपका 12 दूनी 24 हो गया, गुणे 80 लिखा हुआ है। और यहाँ पर 4000 दिया गया है। 8 5 40, 40 गुणे 100, 4000 आपका दिया गया है। और 30 का आप गुणा करेंगे पूरे में तो आपका आ जाएगा 225600। इसको यदि आप यूनिट में बदलना चाहते हैं, वाट घंटा आपका आया ही है अभी, अगर आप इसको यूनिट में बदलना चाहते हैं तो आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो जब आप 225600 इसमें 1000 का भाग देंगे तो 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 225.6 यूनिट कुल व्यय आपकी यूनिट की संख्या आ गई। मतलब जून के महीने में कुल हमने 225.6 यूनिट खर्च की। और 1 यूनिट की लागत यहाँ पर बताई गई थी 3 रुपये। तो यदि आप इसका गुणा कर देंगे तो आपको कुल लागत आ जाएगी यहाँ पर। ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को सवाल समझ में आया होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल था। अगला पूछता है विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर में क्या अंतर है। तो विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर और इसके अलावा प्रतिवर्ती धारा जनरेटर की संरचना पूछ रहा है। इसके पिछले वीडियो में भी आपने प्रतिवर्ती धारा जनरेटर देखा है। देखते हैं आगे इसको। विद्युत मोटर एवं विद्युत जनरेटर में क्या अंतर है। तो कहता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करे उसे कहते हैं विद्युत मोटर, और जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे वो कहलाता है विद्युत जनरेटर। तो ये दोनों में अंतर है। इसके बाद इसको देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर का कार्यकारी सिद्धांत। इसका सिद्धांत देखिएगा, इसमें क्या लिखा है। कहता है प्रत्यावर्ती धारा डायनामो द्वारा प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सभी छात्रों से एक अनुरोध है कि जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम 8 से 10 बच्चों को आप ज़रूर वीडियो शेयर किया करें, ताकि आपके साथ में आपके मैक्सिमम दोस्त भी इन क्लासों का बेनिफिट ले सकें।
और हमारा ऑनलाइन क्लासों का पर्पज़ ही सिर्फ इतना है कि मैक्सिमम बच्चे घर बैठकर भी एक अच्छी अंक अर्जित कर सकें। तो इसके लिए आपका विशेष योगदान रहेगा यदि आपने बच्चों को शेयर किया है, और जितने भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप समय से तैयारी पूरी कर सकें। बोर्ड परीक्षाओं के पहले हमारे चैनल के माध्यम से गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के पूरे अनसोल्ड आपको मिल चुके होंगे। अब आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग तैयारी पे लगे रहिए। जितने भी वीडियो आपके छूट चुके हैं उनको आप फटाफट देखिए, और जितने आगे आने वाले हैं उनको भी आप लगातार अपनी फेयर में नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि परीक्षाओं के दौरान पे फिर वीडियो का सहारा नहीं लेना पड़ेगा आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके नोट्स में तैयार मिलेंगी। देखिए सिद्धांत क्या कहता है जनित्र की कार्यविधि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र में घूमती है तो कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। यही आपका जनित्र का सिद्धांत है। इसके 4 भाग होते हैं। पहला आपका क्षेत्र चुंबक है। इसमें आप लिख सकते हैं यह एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है जिसकी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करके इसको चुंबक बनाया जाता है। अगला है आर्मेचर। यह एक आयताकार कुंडली होती है जिसे कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथककृत तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। इतना ही लिखना है इसमें। सर्पी वलय क्या होता है? कुंडली के तार के दोनों सिरे धातु के 2 छल्लों से जुड़े होते हैं तथा आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं। इनको सर्पी वलय कहते हैं। ये देखिए चित्र है आपका। इसके पिछले वाले में भी यही बताया गया था। ये आपका चुंबक हो गया, ये आपका चुंबक हो गया, ये आपका आर्मेचर हो गया, ये आपके सर्पी वलय हो गए, और यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं ये कार्बन की पत्तियाँ, ये आपके बुश दिए गए हैं। तो बड़ा आसान सा चित्र है, आसानी से आप सीख सकते हैं। बुश किसे कहते हैं? सर्पी वलय 2 कार्बन की पत्तियों को स्पर्श करते रहते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? बुश कहते हैं। बस इतना पर्याप्त है इसमें। इसके बाद में कार्यविधि। कार्यविधि बिल्कुल सरल है, पिछले वाले में भी बताया था। माना किसी कुंडली ABCD दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है जिससे भुजा CD नीचे जा रही है तथा AB भुजा ऊपर की ओर आ रही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं में धारा की दिशा चित्रानुसार होगी। जैसा कि चित्र दिया गया है इस तरह दिशा होगी इसकी। अतः Y परिपथ में धारा B2 से जाएगी तथा B1 से वापस आएगी। जैसे कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी भुजा AB नीचे की ओर जाने लगेगी तथा CD ऊपर की ओर आने लगेगी, जिससे AB तथा CD में धारा की दिशाएं पहले से विपरीत हो जाएंगी। इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं तथा डायनामो को प्रत्यावर्ती धारा डायनामो कहते हैं। ये परिभाषा हमने बहुत बार समझाई है चित्र के साथ में। तो सबसे पहले तो आप इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्रियाविधि को, क्योंकि तभी आप इसको अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्रियाविधि को लिख लीजिएगा, और जब आप पढ़ेंगे चित्र को सामने रख के तो चीज़ें आपकी तुरंत समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, और 7 नंबर ये आपके फ्री में मिलने वाले हैं। और ये इतनी बार आ चुका है कि मुझे लगता है कि कई बच्चों को तो ये मौखिक रूप से याद भी हो गया होगा। तो आज के वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए अनसोल्ड के साथ में। और जितने भी बच्चों ने वीडियो देखा हो वो अपना फीडबैक वीडियो में ज़रूर दें। नए बच्चे अपना परिचय ज़रूर दें। आपका नाम क्या, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें और कौन सी चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, या फिर कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो आपको समझ में नहीं आई। इन सब चीज़ों को हम लोग और बेहतर तरीके से अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।